बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गो असेंडेंट को। हम देखेंगे कि वर्गो असेंडेंट का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, देन सेकंड हाउस का, फिर उसके बाद लिब्रा असेंडेंट और उसके बाद लिब्रा असेंडेंट का सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो तमाम घरों में क्या असरात देगा। सबसे पहले तो कुछ सवालात हैं मेरे पास, और लास्ट जो आपने टेस्ट दिया था मैंने, वो एक छोटा सा टेस्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तकरीबन सब ने, मैं सारों के नाम नहीं लूँगा, कि आप में से कुछ लोगों ने, चंद एक दो ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन बाकी जिन्होंने जवाब दिया उनमें से किसी का भी जवाब गलत नहीं था, बिल्कुल ठीक जवाब था, क्योंकि जितना पढ़ा था उतना ही बताया गया। तो आप तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जवाब दिया, मैं पहले ये बता दूं कि मून जो था, यही था ना कि मून 10वें घर में हबूत का था, या मार्स था। मार्स जो था वो 10वें घर में हबूत का था। अच्छा, मार्स कैंसर में, मतलब 10वें घर में ही हुआ ना, था तो 10वां घर। ठीक है, तो सवाल ये था कि अगर कोई सयारा, हम इसको लेते हैं कोई सयारा, कोई भी सयारा किसी भी घर में जाके हबूत का हो जाए, और जिस घर में वो हबूत का हुआ है यानी नीच का हुआ है, उस घर का सयारा उसके घर में जाके बैठ जाए। जैसे मार्स जो है वो अगर कैंसर में नीच का होता है और मून जो है वो जाके मार्स के घर में बैठ जाए, तो इसको बहुत सारे एक दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि इसको घर घर योग भी कहते हैं या परिवर्तन योग भी कहते हैं। इसको बेसिकली कहा जाता है नीच भंग राज योग, इसका एक नाम होता है। दो चीज़ें, दो कंडीशन होती हैं कि अगर लेट सपोज मार्स अगर कैंसर में हबूत का है और मून भी वहीं पे बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, तो फिर मार्स को हबूत वाली ख़राबी नहीं मिलती, क्योंकि जिस घर में वो हबूत का हुआ है उस घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है। तो इसको हम कहते हैं नीच भंग राज योग, यानी भंग का मतलब ये कि उसका जो भी असर था उसको वो प्लैनेट भंग कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो इसको नीच भंग कहा जाता है। और अगर जिस प्लैनेट की वजह से वो ख़राब हुआ है और उस जिस घर में वो ख़राब हुआ है उसी घर का लॉर्ड उसके घर में चला जाए, कि ये वही बात है ना कि शबीर साहब जो है वो मुझे कह दें कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैंने कहता हूँ कि एक दफ़ा फ़ोन करके पता करो तुम्हारे घर में भी कोई बैठा हुआ है, तो शबीर साहब जो है वो आगे से हाथ जोड़ेंगे, इनको अपनी पड़ जाएगी। तो इसको कहते हैं कि नीच भंग राजयोग। ये एक राजयोग की एक कैटेगरी होती है। जैसे हमने विपरीत राजयोग पढ़ा, हमने पंच महापुरुष योग पढ़े, इसी तरह नीच भंग के एक थ्योरी अप्लाई हो जाती है कि लेट सपोज कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में हबूत का होता है, नीच का होता है, तो वो ज़ाहिरी सी बात है उस घर में ख़राबी देगा। लेकिन अगर उस घर का मालिक, उस घर का लॉर्ड प्लैनेट अपने ही घर में बैठा है, अपने ही घर में मौजूद है, तो फिर वो उसकी ख़राबी को भंग कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है, कि फिर वो प्लैनेट ख़राबी नहीं देता। लेकिन इसका ये कतन मकसद नहीं है कि अगर उसकी ख़राबी ख़त्म हो गई है तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका स्टोन पहन लें। जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो मैलेफिक ही रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अब कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई प्लैनेट आ जाता है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस सयारे ने या जिस प्लैनेट ने उसको भंग करना है उसके अंदर भी ताकत है कि नहीं। अगर वो ख़ुद 0 डिग्री पे है, वो ख़ुद 28-29 दर्जे पे है, चाइल्ड एज में है, डेड पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करेगा। और अगर कोई प्लैनेट हबूत का हो और उसके साथ आके सन बैठ जाए, शम्स आके उसको गरूब कर दे, तो तब भी उसकी हबूत की जो ताकत होती है, जिस भी सयारे ने ख़राबी देनी है, ये चीज़ तो ऑब्वियस है अब आप लोगों को कि उसकी ख़राबी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं नीच भंग योग। आप सब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो जवाब था वो बिल्कुल ठीक दिया था, लेकिन एक नई चीज़ थी
तो अब मेरा ख्याल जवाब देने के बाद आपको ये चीज़ याद रहेगी कि इसको क्या कहा जाता है कि उसकी ख़राबी ख़त्म हो जाती है। सवाल मेरे पास जो आए हैं इसके अंदर सवाल एक ये है कि एक साहब है, उन्होंने अपने जायचे को देखते हुए, उनका जुपिटर बड़ा अच्छा था लेकिन उन्होंने किसी मेहरबान से लेकर एक स्टोन पहन लिया पीला पुखराज। वो जब से उन्होंने स्टोन लेके पहना, क्योंकि जुपिटर उनके फाइनेंस के यानी दूसरे घर में था, असेंडेंट उनका वर्गो है और जुपिटर उनके सेकंड हाउस में केंद्र का मालिक है, 7वें का और 10वें घर का। तो केंद्र हाउसेस का नहीं सॉरी चौथे और 7वें घर का मालिक है जुपिटर, जो कि फाइनेंस के हाउस में है। कि जैसे ही उन्होंने पीला पुखराज पहनने के बाद उनको हेल्थ इश्यूज़ बड़े सवेर किस्म के हुए, फिर उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हुआ ये कि उनको फाइनेंस का थोड़ा सा इशू आया। तो यहाँ पर ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जुपिटर को आपने स्ट्रॉन्ग किया जिसका ताल्लुक़ शादी से था, जिसका ताल्लुक़ घर के सुख से था, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से था, फाइनेंस के घर में बैठा हुआ था। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि फाइनेंस के घर का जो लॉर्ड है वीनस, वर्गो असेंडेंट है तो दूसरा लिब्रा बनता है, तो उसका वीनस कहाँ पर बैठा है। ये इस वक्त स्क्रीन पे भी सामने आप देख सकते हैं कि इसका सेकंड हाउस नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीनस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना है फाइनेंस को बेहतर करने के लिए। और वीनस इस जायचे में सिर्फ दूसरे का मालिक नहीं है, इस जायचे में 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो आज हम ये पढ़ेंगे भी तो मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। कतन बीमारी का जो ताल्लुक़ वो येलो सफ़ायर से नहीं था, वो कुदरती तौर पर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा या कुछ और हो गया होगा कि जिसका सारा का सारा जो कसूर है वो पीले पुखराज पे चला गया। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि आप स्टोन ले कहाँ से रहे हैं। आपने किसी ऑथेंटिक जगह से स्टोन लिए है, आप लोग कई दफ़ा चूँकि एक्सपेंसिव होते हैं ओरिजिनल स्टोन्स, तो कई दफ़ा सस्ते के चक्कर में कोई ऐसा स्टोन भी ले लेते हैं जो ट्रीटेड होता है, हीटेड होता है, रीफर्बिश्ड होता है, कि उसके पाउडर को क्रश करके दोबारा से उसको बनाया जाता है, लैब जनरेटेड होते हैं स्टोन्स। तो स्टोन का ओरिजिनल होना, सही होना, असली हालत में होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि सयारों के नीचे जो सॉफ्टवेयर जब आप लोग खोलते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी प्लैनेट पे जब क्लिक करते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा हुआ था, लेट्स सपोज मैंने अभी केतु के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे जो है वो इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो इन्होंने पूछा कि इसमें मेंशन था कि मेरे वालिद से मेरी जुदाई हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। तो ये किस किस्म की जुदाई, हालांकि मैं अपने वालिद से ना कभी दूर रहा हूँ ना कभी ऐसा हम सोच सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक हद तक अपनी कैलकुलेशंस करके आपको बता देता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने का मकसद ही यही है कि आपने उस बीमारी को डायग्नोज करना है, और ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर की जो रीडिंग है, ये सॉफ्टवेयर इसीलिए आपको दिया गया है। मैंने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप रीडिंग देखें, मैंने जायचे को समझने के लिए कहा है कि आप ख़ुद से कैलकुलेट करें, और जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं फिर जो रीडिंग आ रही है उसको उसके साथ मैच करें। सॉफ्टवेयर के अंदर असेंडेंट के मुताबिक जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो कैलकुलेट करके बता देता है कि ये मैलेफिक हैं, ये बेनिफिक हैं, यानी ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। लेकिन अब एक एस्ट्रोलॉजर ने ये देखना है कि कहीं उसको विपरीत राज जोक लग के वो अच्छा तो नहीं हो गया। जो हबूत का स्यारा था उसको कोई नीच भंग राज योग लग के वो अच्छा तो नहीं हो गया। ये थ्योरी आप लोगों ने खुद से करनी है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी ज़्यादा तवज्जो और ध्यान ना दें। फिर एक सवाल और आया था कि एरीज असेंडेंट में, इस वक्त सॉफ्टवेयर पे सामने एरीज असेंडेंट ही है, कि एरीज असेंडेंट के अंदर 4th घर में अगर मार्स आ जाता है तो वो तो केंद्र के घर में आ गया, वो क्यों ख़राब हो गया? भले केंद्र का घर है लेकिन मार्स को यहाँ पर 4th हाउस है कैंसर के पास, तो मार्स यहाँ पर हबूत का यानी नीच का हो जाता है। अगर तो उसको नीच भंग योग लगा है तो ठीक है, अदरवाइज तो वो ख़राब है, वो ख़राबी ही देगा। इसके बाद सवाल इनका दूसरा था कि किस घर में प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, किस घर में प्लैनेट्स बुरे होते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप लेक्चर्स तवज्जो से नहीं सुन रहे,
यही शिकवा मैं हर दफ़ा आप लोगों से कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, ये लास्ट मंथ है, ये लास्ट मंथ है। आप अपनी सारी की सारी तवज्जो अपने क्लासेस के ऊपर रखें, ये वक्त बार बार नहीं आएगा और हो सकता है कि मैं भी शायद अवेलेबल ना हूँ। तो जो कुछ पूछना है, जो कुछ समझना है, इसी माह के अंदर आप लोग सीख भी लें, समझ भी लें। अभी ये जो लेक्चर आपको आता है ना, अभी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इकट्ठे 40-50 लेक्चर आएंगे और आप लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो अपनी तवज्जो एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स के ऊपर रखें और इसके लिए वक्त निकालें, रटा ना लगाएं, इसके लिए वक्त निकालें। और ये चीज़ अब बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि मैं बिज़ी था या मैं नहीं कर सका। ये चीज़ें आपको एडमिशन लेने से पहले सोचनी थी। अब आपने लिया है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब तक हो सकता है मैं पढ़ाऊँगा। बाकी जो भी है अल्लाह पाक सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, दुआएं आप लोग के साथ हैं। लेकिन ये आखिरी महीना है, इसके बाद आप लोग को ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मरीख चौथी नज़र 5वें घर पे डालता है तो क्या वो आर्टिस्ट, सिंगर, पेंटर बन सकता है, या 5th हाउस का ताल्लुक औलाद से भी है, क्या मिस कैरेजेस के चांसेस भी होंगे, क्या वो खिलाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि असेंडेंट क्या है। अगर तो असेंडेंट के मुताबिक मार्स सपोर्टिव है, अच्छा है, उसकी नेचर है अग्रेसिव, तो वो खिलाड़ी बना देता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्समैन ही हो, वो उसकी इंसान की तबीयत के अंदर एग्रेशन है कि आप हर चीज़ को उसी तरह से करेंगे जैसे एक खिलाड़ी जो है वो, क्योंकि मार्स का दूर दूर तक ताल्लुक़ जो है वो स्पोर्ट्स के साथ डायरेक्टली नहीं है, उसका ताल्लुक़ जोश और वलवले से है। जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करने जाएं ना, वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स की पेंटिंग्स लगी हों तो आपका भी दिल करता है कि मैं हैवी डंबल उठाऊं। तो मार्स का कनेक्शन है उस जोश के साथ जो आपको दिलाता है। आप खाना बनाते हुए कर लें, गाड़ी चलाते हुए कर लें, जिनका मार्स असेंडेंट में होता है वो बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, रुकते ही नहीं है, 90 से कम नहीं आते वो लोग। तो ये नेचर में आ जाता है। और मार्स का दूर दूर तक ताल्लुक़ जो है, ना तो वो आर्ट्स के साथ है, ना उसका ताल्लुक़ सिंगिंग के साथ है। मार्स का ताल्लुक़ है डिक्टेटरशिप के साथ। मार्स का ताल्लुक़ है कम्युनिकेशन, इवल बोलने के साथ भी कुछ हद तक इसका ताल्लुक़ है कि अपनी बात मनवाने से भी। एक सिंपल सा वर्ड है आई एम, बस इसको आप याद कर लें कि जिनके असेंडेंट एरीज़ हों या जिनका अमल दखल बहुत ज़्यादा मार्स के साथ हो, तो फिर एक जुमला है आई एम कि बस मैं ही हूँ, मेरी सुनो और किसी के दूसरों की सुन लेंगे लेकिन करेंगे अपनी मर्ज़ी। अब ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल और है कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे कनेक्ट करें, इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है। पामिस्ट्री ना हम पढ़ रहे हैं ना मैं बता रहा हूँ, पामिस्ट्री बस ऐसी है कि एक छोटी सी ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की कि आप पामिस्ट्री एक अलहदा से चैप्टर, आप उसको अलहदा से देखें, फोकस हमारा एस्ट्रोलॉजी पर रहेगा। 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट मौजूद ना हो, जैसे अभी स्क्रीन पे जायचा है, इसमें आप देख सकते हैं 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसके ऊपर कोई प्लैनेट जो है वो अपनी नज़र भी नहीं डाल रहा, तो फिर ये घर क्या खाली होगा या किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब सुनने में तो लगता है कि वाह क्या सवाल है, लेकिन ये भी तो ज़हन में रखें कि 9th हाउस जो है उसका अपना लॉर्ड भी तो कहीं पे बैठा हुआ है। इसका लॉर्ड, जैसे यही जायचा है, इसका लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में। अब वो भी जुपिटर का घर है कि नसीब का मालिक नहस घर में है, लेकिन घर उसका अपना है। असेंडेंट का लॉर्ड एरीज भी अपने घर में है, तो यहाँ पर जुपिटर को विपरीत राजयोग मिलता है कि भले 9th हाउस खाली हो, लेकिन उसका जो अपना प्लैनेट है वो तो कहीं ना कहीं बैठा है, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा और वहाँ से वो जहाँ जहाँ नज़र डाल रहा है उन घरों पे भी असरार डालेगा अपने। नसीब किधर है? 12वें घर में, ख़र्चे के घर में, नज़र बद के घर में, हासिदीन के घर में, बैरून मुल्क सेटलमेंट के घर में। तो जिसका भी जायचा इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, हो सकता है उसका नसीब बैरून मुल्क हो, ड्यूल नेशनैलिटी हो उसके पास। फिर विपरीत राजयोग मिला है कि जो ख़राबियाँ हैं ख़र्चे वाली उसको कम करेगा,
जो नज़रबद है उसको कम करेगा, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को कम करेगा, हसदीन को कम करेगा, और बेनिफिट क्या दे देगा, इमिग्रेशन करवा देगा, बैरून मुल्क सेटलमेंट करवा देगा। और मालिक है 9th हाउस का। 9th हाउस का ताल्लुक़ है फ़ॉरेन ट्रैवलिंग से भी, कि ट्रैवलिंग भी करेगा। तो इस तरह से अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसके बाद सवाल एक और आया है कि सियारों की जो नज़र है वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से उसकी गिनती हम शुरू करें। जिस घर में जो प्लैनेट मौजूद होता है वहीं से गिनती शुरू होती है, कि ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे मार्स अगर असेंडेंट में ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में है, तो हम गिनती वहीं से शुरू करेंगे, उसके अगले घर से गिनती नहीं शुरू होगी। कि मार्स की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र। कि मार्स अपनी जो पहली नज़र है, चौथी, वो डालेगा असेंडेंट से हम 4 अगर गिनेंगे तो चौथे घर पे, 7वीं नज़र 7th हाउस पे और 8वीं नज़र 8वें घर पे। तो इस तरह से हम इसकी जो गिनती है उसको हम लेकर चलते हैं। अब हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग वर्गो असेंडेंट को पढ़ेंगे कि मरकरी नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, 6 का मतलब है वर्गो, सुमला, इसका हाकिम से आ रहा लॉर्ड प्लैनेट है अतारद मरकरी। मरकरी अगर जायचे के 12 घरों में रोटेट करेगा तो क्या असरात देगा। मरकरी की खसूसियात समझना बड़ा ज़रूरी है। हम पीछे भी इसको हमने डिस्कस किया था। आज कलर भी मैंने मरकरी वाला ही पहना हुआ है। तो मरकरी के साथ क्या क्या मंसूब है। मरकरी जिसका अदद 5 है, इसका रंग सब्ज़ है, फिर उसके बाद स्टोन इसके साथ जो मंसूब है वो ज़मरद है, एमरल्ड है। अब इस जायचे में जहाँ जहाँ पे भी मरकरी अच्छी जगह पे होगा आप रेकमेंड कर सकते हैं कि ये स्टोन आप लेकर पहने। फिर मरकरी कैलकुलेटिव प्लैनेट है, यानी हिसाब किताब रखने वाला है, कि इसको हम मुंशी फ़ल्क भी कहते हैं। कि आसमान पे जितने भी सितारे हैं उसके अंदर इसको मुंशी यानी अकाउंटेंट का नाम भी दिया जाता है। कि जो लोग मरकरी जिनके जायचे में रूल करता है, जिनके जायचे में अच्छा होता है, या पहले घर में या 5वें घर में मौजूद हो, चूँकि 5वां घर इंसान की अक्ल भी है, तो वह हिसाब किताब में, जहानत में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनकी मेजॉरिटी की जो फील्ड्स है वो होती यही हैं। अगर किसी भी फील्ड में नहीं है तो घर में अपनी डायरी में अपनी कॉपी पेंसिल लेके कोई ना कोई हिसाब किताब कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं जेब में कोई पर्ची रखी होगी, या ख़वातीन में से तो उन्होंने अपने दुपट्टे से वो बांधा होगा पूरे महीने का हिसाब कि ये करना है। तो हर इंसान अपने माशरे और माहौल के मुताबिक उसके ऊपर जो प्लैनेट्स के असरात हैं वो अमल दरामद होते हैं। मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में यहाँ कर बैठ जाए वर्गो असेंडेंट में, यहाँ पर मरकरी एक तो दिशाबल होता है, दूसरे नंबर पे मरकरी चूँकि केंद्र का मालिक है, फर्स्ट हाउस में है, शर्फ का भी होता है, अपनी घर में शर्फ का होता है वर्गो के अंदर सुमला में। तीसरे नंबर पे इसको यहाँ पर पंच महापुरुष योग मिलता है, कि एक राज योग की एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं भदर। मरकरी को जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसका नाम है भदर। जैसे मार्स का रुचक है, जुपिटर का हंस है, कुछ लोग हंस कहते हैं उसको, जो सैटर्न है उसको जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसको कहते हैं ससा, के ससा नाम का पंच महापुरुष योग। जो वीनस है उसको कहते हैं मलाविया, मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। तो इन सिर्फ 5। ऐसा एक सवाल और भी था, ये मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ, कि ये सन और मून को पंच महापुरुष योग क्यों नहीं मिलते, तो मैं पिछले लेक्चर्स में इसका जवाब दे चुका हूँ। तो पिछले लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों इनको पंच महापुरुष योग नहीं मिलते। तो मरकरी को यहाँ पे भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिला। अब ये योग मिलने की वजह से साहिब जायचा जो है ये इसको अब नॉर्मल से अबव की कैटेगरी मिल जाती है। लेकिन डिग्री वाइज इसकी कैपेबिलिटी देखना ज़रूरी है, कि आपने जायचा देख के फ़ौरी तौर पे वाह वाह नहीं करना, ये भी देखना है कि वो कहीं डेड तो नहीं है, क्योंकि मरकरी वाहिद प्लैनेट है 80% जायचों के अंदर कम्बस्ट होता है, गरूब होता है। तो डिग्री ज़ीरो तो नहीं, 1 दर्जे पे 2 दर्जे पे तो नहीं है, उसमें अगर ख़ुद ताकत नहीं है तो वो कैसे मुंतकिल करेगा साहिब जायचा के ऊपर।
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आसमान से लेके ज़मीन तक जिस सयारे ने आप तक वो वेव्स या रोशनी मुंतकिल करनी थी, आपने बीच में छतरी रख ली है। तो जब आप पैदा हुए तो बीच में कहीं ना कहीं वो छतरी है या डिग्री का वो डिफरेंस है कि जो आप तक प्रॉपर वेव्स को मुंतकिल नहीं कर रहा। जैसे सूरज ग्रहण शुरू होता है, ऐसा नहीं होता कि सूरज ग्रहण जैसे ही लगा है वैसे ही पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो डिग्री वाइज मूव करता है मून सन के आगे जब आता है, और फिर एक उसका पीक पॉइंट होता है जिसको वो रिंग सा बनता है। उसको देखने के लिए लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसकी जो वेव्स नेगेटिव आ रही होती हैं वो फिर बाद में बताती हैं कि क्या उसके असरात हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। तो कहीं ना कहीं जिस प्लैनेट ने आप तक वो वेव्स को मुंतकिल करना था, वो अपने दर्जों के मुताबिक आप एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन में नहीं थे। तो डिग्री वाइज ताकत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तक जो ताकत है वो किस तरह से मुंतकिल हो रही है। जैसे घर में 2-3 बच्चे होना, एक बड़ा है, एक छोटा है, फिर एक सबसे छोटा है, तो वालिदैन ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को पैदा होते साथ ही मोबाइल ले दें या पैदा होते साथ ही उसको अगले दिन से स्कूल भेजना शुरू कर दें, अनलेस और अनटिल जब तक वो उस एज पे नहीं पहुंचता, यानी उस डिग्री पे नहीं पहुंचता। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ 0 डिग्री पे था, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 डिग्रीज क्रॉस करता, 2-3 साल स्टेप आगे गया। तो इसी तरह प्लैनेट जब अब पैदाइश के वक्त है वो उस डिग्रीज पे लॉक हो जाते हैं आप तक असरात मुंतकिल करने के लिए। फिर जब ट्रांजिट में वो जब गुज़रते हैं, ट्रांजिट के अंदर उनके असरात उतने ही मिल रहे होते हैं जितने पैदाइशी तौर पे आप लेके पैदा हुए हैं। उनको फिर ताकत देनी है, बुरा है उसके सदक़े देने, अच्छा है तो उसको ताकत देनी है। और जब उनकी दिशा महादशा और अंतरदशा चलती है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है कि ये महादशा और अंतरदशा क्या होती है। जैसे एक घड़ी का घंटा होता है पूरा 1 से 2 के दरमियान, कि घंटा जो है वो 1 का चल रहा है, अभी 2 नहीं बजे, लेकिन उसके अंदर मिनट्स ये होते हैं कि 1:32, 1:35, मतलब 1 शुरू में आ रहा है कि सीरीज़ 1 की चल रही। इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं उनका भी महादशा चल रही होती है, वो अभी इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। मरकरी फर्स्ट हाउस में है, बहुत अच्छा है, फ़ायदा देता है, साहिब ज़ायचा को कैलकुलेटिव करेगा। फिर यहाँ से 7वीं नज़र, एक ही नज़र होती है, बिल्कुल सामने 7th हाउस पे नज़र डाल रहा है, तो अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात के लिए भी बेहतर होगा, फ़ायदा देगा, रोज़मर्रा की इनकम आमदन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, पार्टनरशिप के लिए भी बेहतर रहेगा, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, हर चीज़ बड़ी सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में लेके चलेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मरकरी अगर 2nd हाउस में आ जाए कि ख़ुद उठे और जाकर फाइनेंस, ख़ानदान, बोलना, बचपन की यादें, दोस्त, बड़े बुज़ुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके घर में जाके आप बैठ गए, तो मरकरी यहाँ पे डिग्री वाइज ताकत में होगा, फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करेगा, रिश्तेदारों के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी करेगा। अब यहाँ पर मीठी गुफ्तगू नहीं होगी, यहाँ पर नपी तुली गुफ्तगू होगी कि उतनी अल्फाज सोच समझ के बोलने वाला होगा, क्योंकि मरकरी बैठा हुआ है वहाँ पे। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 8वें घर पे कि अब अपने पैसे को, अपने ताल्लुकात, रिश्तेदारी को, अपने बोलने से, अपनी हैसियत से, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए 8वें घर की जो ख़राबियाँ हैं, हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, उसको दूर करने में कामयाब रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 3रे घर में। अब मरकरी के पास इस ज़ायचे में 2 घर हैं, एक 10वां घर भी है, 10th हाउस नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे नंबर पे असेंडेंट भी है। तो 2 घर को लौट जाके बैठ गया नीम नहज घर में, हार्डशिप के हाउस में। तो यहाँ पर हम इसको केंद्राधिपति दोष का नाम भी दे सकते हैं कि फ़ुजूल की मेहनत, पैदा होते साथ ही जब तक वालिदैन के ज़ेरे कफ़ालत है, वालिद से मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अपने पैरों पे खड़ा होगा या होगी तो बग़ैर मेहनत के अब इसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलना। ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, छोटे मोटे सफ़र, जैसे लॉन्ग जर्नीज़ हम 9th हाउस से देखते हैं, शॉर्ट जर्नीज़ हम देखते हैं 3रे घर से। यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 9th हाउस में कि मेहनत के बाद जाके अपने नसीब को
डिज़ाइन करने में कामयाब हो। और मरकरी की जब दशा चलेगी उस अरसे में फिर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत के घर में बैठा है। अब जैसे एक हाउस पीछे हम दोबारा अगर जाएं कि मरकरी अगर सेकंड हाउस में है और यहाँ पर मरकरी की दशा चलती है, तो इस अरसे में फाइनेंशियली तौर के ऊपर उसके पास पैसा बेहतर अंदाज में आएगा। अब एक घर आगे चले जाएं तो यहाँ पे अब बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ हाउस की चेंजेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अक्सर ये भी देखा गया, एक सवाल आया था मेरे पास, स्टूडेंट ये हैं कि जी मेरा ज़ोडिक साइन जो है वर्गो बनता है, वर्गो से मुझे याद आया तो मेरे लिए जो है वो स्टोन एमरल्ड है, मैं लेके पहन लूँ। तो मुझे ये बताएं कि अगर इसी जायचे में मरकरी छठे में हो, मरकरी आठवें में हो, मरकरी सातवें घर में हो, अपने हबूद के घर में, तो वो बंदे को मजबूत नहीं करेगा, ताकत नहीं देगा, वो आपकी किसी भी काम में बेहतरी नहीं पैदा करेगा। हाल बता आपको ज़रूर मजबूत कर देगा। किसके लिए? उन खराबियों के लिए कि अब आपको वो खराबियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो जब तक किसी का जायचा ना देख लें तब तक किसी को आपने स्टोन रेकमेंड नहीं करना। अब मेरे घर में 3 स्कॉर्पियंस हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम तीनों के तीनों रेड कॉरल लेके पहन लें, सुर्ख मरजान। अब एक किसी और सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है, एक किसी और से गुज़र रहा है, एक किसी और से गुज़र रहा है। तीनों की नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है। स्कॉर्पियन हैं, फिर उनकी नेचर ऑफ जॉब क्यों डिफरेंट है, उनका रवैया क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है कि तीनों के असेंडेंट नहीं मैच करते, तीनों अपने अपने असेंडेंट के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग आज का दिन, महीने कैसा गुजरेगा, वीक कैसा गुजरेगा, अब इन चीज़ों से थोड़ा निकलें और जो पैदाइशी जायचा है डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए तमाम रेमेडीज़ करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। मरकरी अगर 4th हाउस में आकर बैठ जाता है कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और 4th हाउस में आकर बैठ गया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, माँ से प्यार करने वाला, इन तमाम बदे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा कि अपने घर के अंदर एक एक चीज़ को बड़े बेहतर अंदाज में रखेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10th हाउस पे, यानी अपने ही घर को देख रहा है। 10th हाउस मरकरी का अपना हाउस है। तो करियर के अंदर भी आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है या कोई ऐसी फील्ड जिसमें जा सकता है जिसमें बोलने का काम ज़्यादा हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, आईटी की फील्ड हो, उसमें जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, घूमने फिरने का काम हो। क्योंकि मरकरी कम्युनिकेट करने, ये जितनी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, वो जो मैसेज आते और जाते हैं उसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ है कि राब्ता, पैगाम पहुंचाना और पैगाम रिसीव करना और उसको पढ़ना, मैसेज क्या आया। जो पुराने ज़मानों में घोड़े पे बैठा एक आदमी करता था या कबूतर करता था, वही काम, वो बेसिक काम मरकरी का है, पैगाम रसाई करना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5th हाउस में कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर बैठा हुआ है 5th हाउस में, अक्ल के घर में, प्यार मोहब्बत के घर में, बच्चों के सुख के घर में, मोल तरकोन के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मोहब्बत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, पेट के मसाइल भी नहीं होंगे, फिर इंटेलिजेंट होगा, अक्लमंद होगा, हर चीज़ को बग़ैर सोचे समझे करने वाला नहीं होगा कि हर वो काम करेगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बैठा ही दिमाग के घर में। यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11th हाउस, यानी ख्वाहिशात को देख रहा है, दोस्तों को देख रहा है, काम काज कारोबार के मुनाफे को देख रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ को भी देख रहा है, गैदरिंग्स को भी देख रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला होगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6th हाउस में, यहाँ पर मरकरी को केंद्राधिपति दोष मिलता है, यानी वर्स्ट पोजीशन, क्योंकि नहस घर है, अब बीमारियों में जकड़ा हुआ है, ख़राबियों में। अब यहाँ पर मरकरी अगर डिग्री वाइज कम है तो अच्छा है, जितना ताकत में होगा उतना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मरकरी या कोई भी प्लैनेट छठे घर में हो या किसी भी ख़राब पोजीशन में हो, इसके साथ अगर सन बैठा है और उसने ग़ुरूब कर दिया तो
ये एक सिचुएशन हो सकती है स्टोन पहनने की, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की गुरूबियत अच्छी नहीं है। आज अब ये मिसाल सामने आई कि मरकरी अगर बैठा है यहाँ पर छठे घर में, केंद्राधिपति दोष है, घर भी नहस है, बीमारियों का घर है, लेकिन साथ आ गया सन, अब उसने इसको कर दिया डेड, यानी कंबस्ट कर दिया, गुरूब, इसको वैदिक में हम कहते हैं अस्त कर दिया। तो साहिब जायचा बीमार हो जाएगा या बीमार रहेगा, लेकिन उसको कभी शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्लैनेट ने उसको शिफा देनी थी वो डेड पड़ा हुआ है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, चाहे 8वें में हो, चाहे हबूत के घर में हो, कोई भी प्लैनेट, और वो गरूब हो जाए तो फिर लाजमी उसका स्टोन पहने, क्योंकि वो जिन जिन चीज़ों को देख रहा है या जिन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है, तो वो उन चीज़ों के लिए बिल्कुल डेड हो जाएगा। कि असेंडेंट का लॉर्ड ही अगर डेड हो जाता है तो बाकी चीज़ों का क्या करना है फिर। तो यहाँ पर इसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है अगर ये डेड है, गरूब है। वैसे अभी हम सिर्फ एक एक प्लैनेट पढ़ रहे हैं, तो मरकरी यहाँ पर बुरे असरात देगा, क्योंकि इसको केंद्राधिपति दोष, और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी जायचे के 12th हाउस पे है, अखराजात, नज़र बद, जादू टूना, ये तमाम चीज़ें, कि एक ही जुमला मुँह से निकलेगा, मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, मेरे पे किसी ने जादू कर दिया। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के 7वें घर की जानिब, के यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए और यहाँ से असेंडेंट को भी देख रहा, अपने ही घर को, लेकिन अब ये जिस घर में आया है, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है पाइसिस, यहाँ पर मरकरी को हबूत मिलता है, यानी नीच का हो जाता है और डिबिलिटेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर इसका जो केंद्राधिपति दोष है, यानी केंद्राधिपति दोष का मतलब ये कि 2 घर, पहला और 10वां घर, तो कि 2 घरों को इसने ख़राब किया है। अब वो चीज़ डबल हो जाती है, डबल ख़राबी में चली जाती है। तो यहाँ पर मरकरी बहुत बुरे असरात देता है। अब सारी ज़िंदगी बंदा कहता रहे कि जी मैं मांगलिक हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, इस सूरत में भी शादी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इस सूरत में भी आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस सूरत में भी आपकी रोज़मर्रा की इनकम और आमदन में प्रॉब्लम हो सकती है, इस सूरत में भी आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो आपको तंग कर सकता है, इस सूरत में भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करें और वो पूरा ना हो, लोग आपको अंडरस्टैंड ना करें, क्योंकि जिस जगह पे जो चीज़ होनी थी वहाँ पर एक ख़राबी हो गई है। तो यहाँ पर मरकरी के सदक़ात बनते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ों के सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ से असेंडेंट को देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि साहिब जायचा को भी एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी बना देगा, कि कहता कुछ है करता कुछ है, समझाते कुछ हैं लेकिन करनी अपनी उसने मर्ज़ी है, दूसरों को गलत साबित करने के पीछे तो लाभ है। कम्युनिकेट करना ना, कम्युनिकेशन, सारी ज़िंदगी बैठ के प्राइम मिनिस्टर को बोलता रहेगा, ख़ुद कभी कमरे से निकला नहीं है भाई, ख़ुद करने की कोई हिम्मत नहीं है, तो ये ख़राबी देता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 8वां घर, कि यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर मरकरी बुरे असरात देगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी नहस घर में है, ख़राबियाँ, हादसात, डेथ फोबिया हो सकता है साहिब जायचा को, फिर नाउमीदी, परेशानी, डॉक्टर्स का भी घर है, बार बार डॉक्टर्स पे आना जाना, यहाँ से बैठ के फिर विरासती मामलात की प्रॉब्लम्स में बैठा हुआ है, यहाँ से 7वीं नज़र दूसरे घर पे पड़ रही है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होना, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होना, बोलने के मसाइल होना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 9th हाउस में, यहाँ पर मरकरी अच्छा होता है, केंद्र का मालिक मोल तरकोन में चला जाए और उधर कोई ख़राबी उसको ना मिले तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और नसीब के घर में बैठा है, कि पैदा हुआ होते साथ ही वालिद को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि करियर के 10वें घर का भी मालिक है, वालिद को भी फ़ायदा दे रहा है, वालिद से इसको भी फ़ायदा मिल रहा है। वो अलहदा बात है कि 9वें घर का लॉर्ड वीनस अगर ख़राब है, कि ये अपने वालिद के लिए तो बेनिफिशियल है, और हो सकता है कि वालिद जो है वो इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो अगर 9th हाउस का लॉर्ड ख़राब है। तो एक सवाल पैदा होता है ना यहाँ पे कि वालिद के लिए अच्छा हो गया तो वालिद इसके लिए कैसा होगा।
तो उसके लिए हमें फिर 9th हाउस का लॉर्ड वीनस देखना है, वीनस कहाँ पे है। अगर तो वीनस अच्छी जगह पे है कि बच्चा पैदा हुआ, वालिद रेल पेल ये सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े होते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे, लेकिन तरबियत नहीं उनकी कर सके, फिर वालिद के साथ कम्युनिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो ख़ुद जिस घर में है उस घर को तो वो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उस घर का अपना लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, ये देखना भी ज़रूरी है। यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वीं तीसरे घर पे, मेहनत और मेहनत का सिला मिलना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का ख़त्म होना, छोटे बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत रखना, उनको भी फ़ायदा देना, उनसे भी फ़ायदा लेना, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखना, शॉर्ट जर्नीज़ हों लॉन्ग जर्नीज़ हों, दोनों में बेनिफिशियल जो है वो चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10th हाउस में, ओन साइन का अपनी घर में आ गया और केंद्र का हाउस भी है, तो यहाँ पर इसको भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे भी इसको मिलता है। यानी अब ये जायचा नॉर्मल से थोड़ा अबव हो जाता है, बेहतर हो जाता है, करियर में ग्रोथ, प्रोफेशन, तरक्की, मुस्तकिल मिजाजी होना, हमेशा मुस्तकबिल की फ़िक्र रहना और उसके मुताबिक हिकमत अमली को तरतीब देना, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होगा साहिब जायचा में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों सूरतों में। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं चौथे घर में, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, माँ से प्यार मोहब्बत, अच्छी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ें देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 11वां घर, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर भी बेनिफिशियल होता है। 11th हाउस में नंबर 4 जहाँ पे लिखा है, ख्वाहिशात पूरी होंगी, काम काज कारोबार का मालिक है और उसके मुनाफे के घर में बैठा हुआ जाके, तो जो भी काम करेगा उसमें उसको बेनिफिट होगा। दोस्त अच्छे होंगे, दोस्तों के लिए जीता होगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना उसको पसंद होगा, सोशलाइजिंग करना उसको ज़्यादा पसंद होगा, बड़े बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत होगा। यहाँ से 7वीं नज़र मरकरी की पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, औलाद का सुख जो है वो उसको मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 12th हाउस में अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर मरकरी केंद्राधिपति दोष की कैफियत में चला जाता है, क्योंकि नहस घर है और 2 घर अब ख़राब हो गए कि एक तो ख़ुद और उसका काम काज कारोबार, ये ख़र्चे के घर में जाके बैठना। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाए जो इसका आबाई वतन ना हो, आबाई मुल्क ना हो, बैरून मुल्क, और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है 6 हाउस में, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, नज़र बद, हासदीन की झोली में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मरकरी के सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ात बनते हैं और यहाँ पे मरकरी का कोई स्टोन रेकमेंड नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।